रंगा कमरे में अकेला नहीं था। दरवाजे के पीछे एक और आदमी भी खड़ा हुआ था। वो भी रंगा के कबील का ही था। स्याह रंगत, घुंघराले बाल और चमकते हुए सफेद दांत। उस शख्स को भी मैं रंगा के डेरे पर देख चुका था, लेकिन मुझे उसका नाम मालूम नहीं था। रंगा के हाथ में चाकू था। मैंने पहले भी सुन रखा था कि वो चाकू चलाने में बड़ा माहिर था और पिस्तौल से ज्यादा अपने पास चाकू रखने को तरजीह देता था। उस दूसरे हबशी के पास भी चाकू ही था। बेड पर ताबिंदा पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। रंगा के चेहरे पर सफाकी और आंखों में बेपनाह नफरत थी। वो चाकू को बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल कर रहा था। मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा एक हाथ से अपना जबड़ा सहला रहा था। अचानक ही बाहर से हुरैरी की हल्की सी चीख सुनाई दी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी न हुई कि लाउंज में भी कोई रंगा का साथी मौजूद था, जो हमारे आने पर गालिबन किसी सोफे के पीछे छुप गया था और अब उसने हुरैरी को काबू कर लिया था। रंगा मेरी तरफ देखते हुए नफरत भरे लहजे में बोला, तुम तो बड़ा हरामी निकला बाजा। हमने तुमको पहले ही दिन वार्निंग दिया था कि हमारे साथ धोखा करेगा तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, धोखेबाज मैं नहीं तुम हो। तुम तो अपने उन साथियों के वफादार नहीं रहे जिन्होंने कई बार तुम्हारी खातिर अपनी जानों की बाजी लगा दी। मेरे साथ क्या वफा करते? धोखा और बेवफाई तो तुम्हारी फितरत में शामिल है। मुझे इल्जाम क्यों दे रहे हो? वो खुर्राया, हमने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। तुमने मेरे साथियों को वरगलाने की कोशिश की थी। तुम्हारी वजह से मेरे गिरोह में फूट पड़ गई और मेरे पुराने साथी मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारी ये सारी बातें माफ कर देता, लेकिन तुम तो मेरी औरत को भी वरगला कर ले आए। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे किसी साथी को नहीं वरगलाया। वो तुम्हारी बदनीयती और तुम्हारी बेउसूलियों की वजह से तुमसे अलग हुए हैं। और जहां तक उस औरत का सवाल है, तो हुरैरी ना पहले कभी तुम्हारी थी और ना आइंदा होगी। तुम जैसे के साथ तो उसने चंद हफ्ते मजबूरी में गुजारे थे। रंगा चीखा, जबान रोको जवान, और चाकू लहराता हुआ हमला आवर हुआ। मैं उसे इश्तियाल दिलाना चाहता था और मेरा हरबा कामयाब हुआ था। वो तैश में आकर सोचे समझे बगैर मुझ पर हमलावर हुआ। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। वो अपनी ही झोंक में आगे निकल गया। मैंने घूमकर उसके कूल्हे पर जोरदार लात रसीद कर दी। वो लड़खड़ाता हुआ एक कुर्सी समेत उलट गया। रंगा के साथी ने भी बड़ी तेजी से मेरे ऊपर हमला किया। मैंने उसका वार रोक लिया। उसकी चाकू वाली कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई थी। दूसरे हाथ से मैंने उसके उसी बाजू की बगल में जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। वो चीखता हुआ उछला और जब वो नीचे झुका तो मैं बड़ी तेजी से बैठ गया और उसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी कोहनी अपने घुटने पर मारी। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। चाकू भी उसके हाथ से निकल कर गिर गया। मैंने उसे पकड़कर ऊपर उठा लिया और उसके जबड़े पर पै दर पै 3 घूंसे रसीद कर दिए। ठीक उसी वक्त रंगा भी उठकर मेरी तरफ लपका। मैंने अपने हरीफ को पूरी कुव्वत से पीछे धकेल दिया। रंगा उससे टकराया और वो दोनों कालीन पर ढेर हो गए। मैंने रंगा को कभी लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसके मुंह से उसकी बहादुरी की दास्तानें सुनी थी। जब मेरी उससे दोस्ती थी तो वो अक्सर अपने जंगी मार्कों के किस्से सुनाया करता था। मैंने 4 आदमियों को कल्टी कर दिया। मैंने 2 आदमियों की टांगे चीर दी और 6 आदमियों को भागने पर मजबूर कर दिया वगैरह। वो बाजार से भत्ता वसूल किया करता था। शरीफ लोग उससे जरूर मार खाते होंगे, लेकिन ऐसा आदमी कोई नहीं टकराया होगा जो थप्पड़ का जवाब घूंसे से दे सके। आज शायद पहली मर्तबा उसे इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था और मुझे अंदाजा हो गया था कि वो लड़ाई के फन से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। दूसरा आदमी कालीन पर पड़ा कराहता रहा। उसकी कोहनी की हड्डी टूट गई थी, जहां बहुत शदीद जरबाई थी। उसका वो बाजू हरकत के काबिल नहीं रहा था। तहम रंगा बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए उठ गया। अब वो खाली हाथ था। मेरी शर्ट के नीचे पतलून की बेल्ट में अगरचे पिस्तौल उड़सा हुआ था और मैं चाहता तो बड़ी आसानी से उसके जिस्म में सुराख बना सकता था, लेकिन उसे जान से मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो उसे सबक सिखाना चाहता था कि दोस्तों से धोखे और फरेब का नतीजा क्या होता है। रंगा ने किसी बॉक्सर की तरह दोनों हाथ आगे निकाल लिए। मेरा ख्याल था कि चाकू हाथ से निकल जाने के बाद वो बॉक्सिंग का कोई हरबा आजमाएगा, लेकिन वो अचानक ही झुककर बड़ी तेजी से मेरी तरफ लपका। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई अरना भैंसा दुश्मन पर हमलावर हो रहा हो। मुझे अचानक ही याद आ गया कि ये हबशी लोग लड़ाई भिड़ाई में अपने सर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात वो सर की टक्करों ही से दुश्मन को लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन मेरे सोचने का वक्त गुजर चुका था। उसके सर की टक्कर मेरे पेट में लगी और वो मुझे धकेलता हुआ पीछे ले गया। मैं पलंग से टकरा कर पुश्त के बल ताबिंदा के ऊपर गिरा। ताबिंदा तड़प कर रह गई। रंगा भी मेरे ऊपर आ रहा था। मैंने बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से उसकी पतलून का बेल्ट पकड़ लिया और पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके उसे ऊपर उठाने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। रंगा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता चला गया। अब वो मेरे पेट पर सर के बल खड़ा था।
मैंने पूरी कुव्वत से उसे पीछे उछाल दिया। उसकी टांगें बेड के दूसरी तरफ अलमारी से टकराईं और वो चीखता हुआ बेड और अलमारी के दरमियान खाली जगह पर गिरा। उसका दूसरा साथी बाएं हाथ में चाकू पकड़े मुझ पर हमलावर हुआ। वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैंने दोनों पैर पूरी कुव्वत से उसके सीने पर रसीद कर दिए। वो चीखता हुआ फिर ढेर हो गया। मैं उठकर पलंग पर चढ़ गया और दूसरी तरफ रंगा पर छलांग लगा दी, जो उठने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ देर तक तो उसे वहीं रगेदता रहा, फिर उसे खींचता हुआ खुली जगह पर ले आया और एक बार फिर उसे रगेदने लगा। रंगा मेरे नीचे था, मैं उसके सीने पर सवार था। उसने अचानक ही अपने आप को ऊपर उठाते हुए सर से टक्कर मारी। शायद वो मेरी नाक को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन मैंने भी सर को तेजी से हरकत दी। उसके सर की टक्कर मेरे रुखसार की हड्डी पर लगी और मेरा दिमाग झंझना उठा। मेरी गिरफ्त एक लम्हे को ढीली हुई और रंगा ने उससे पूरा फायदा उठाया। उसने मुझे पीछे उछाल दिया। मैं कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल दरवाजे से बाहर जा गिरा। लाउंज में हुरैरी एक और आदमी से गुत्थम गुत्था हो रही थी। मुझे हैरत थी कि वो नाजुक सी लड़की अब तक उस हट्टे कट्टे हबशी के काबू में नहीं आई थी। मैंने संभलते ही उस हबशी की खोपड़ी पर जोरदार ठोकर मार दी। वो बिलबिला उठा। मैं उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन रंगा और उसका दूसरा साथी कमरे से बरामद हुए और बैक वक्त मुझ पर पिल पड़े। रंगा के पैर की एक जोरदार ठोकर मेरी खोपड़ी पर पड़ी। मेरी आंखों के सामने एक बार फिर नीली पीली चिंगारियां रक्स करने लगी। मैं सर को दोनों हाथों में थाम कर झुकता चला गया और वो दोनों मेरे ऊपर ठोकरों और घूंसों की बारिश करते रहे। जब हवास बहाल हुए तो बाजी पलट चुकी थी। हुरैरी और मैं एक सोफे के करीब कालीन पर पड़े हुए थे और वो तीनों हमारे सामने खड़े थे। रंगा का एक साथी तो अपना सीधा बाजू दूसरे हाथ से संभाले हुए था। उसके चेहरे पर बेपनाह कर्ब था, जबकि खुद रंगा और दूसरे आदमियों के हाथों में चाकू थे। रंगा ने मुझे ठोकर मारते हुए कहा, तुम तो सुना 6 आदमी को मार गिराता था, मगर तुम तो बिल्कुल फुसफुसा निकला बाजा। लेकिन हम रंगा हूँ, मेरे सामने तो बड़ा बड़ा बदमाश लोग माथा टेकता है। तुम किस बाग का मूली है बाजा? मैंने कहा, मूली बाग में नहीं खेत में होती है रंगा। रंगा ने मुझे एक और ठोकर मारी। बोला, हम जिधर मर्जी मूली उगा ले, तुम टोकने वाला कौन होता है? और ये रंडी। उसने दूसरी ठोकर हुरैरी को मारी। वो करा उठी। बोला, इसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज है ना, आज हम इसका फोटो ऐसा बिगाड़ेगा कि लोग इसकी तरफ देखकर थूकेगा भी नहीं। लेकिन इसका फोटो तो हम बाद में बिगाड़ेगा, पहले ये हमको बताएगा कि इसने जेवर वाला थैला किधर किया। हुरैरी बोली, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकोगे, तुम निहायत घटिया और बेईमान आदमी हो। अगर नाजी को धोखा देने की कोशिश न करते तो उसके साथ मिलकर बिजनेस में इससे कहीं ज्यादा कमा सकते थे। तहरीमी जैसा आदमी भी तुम्हारे कदमों पर झुक जाता, लेकिन तुम चंद लाख के जेवरात और सिर्फ 10 किलो हेरोइन देखकर एक ऐसे शख्स को धोखा देने पर तैयार हो गए जिसने तुम पर अंधा एतमाद किया और अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। तुम्हें अपनी बदआमालियों की सजा मिली है रंगा। अब तुम बिल्कुल कल्लाश हो चुके हो। तुम्हारे वफादार साथी तुम्हें छोड़ गए, वो जेवरात और 10 किलो हेरोइन भी तुम्हारे हाथ से निकल गई। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। बहुत जल्द तुम्हारे ये आदमी भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम सड़कों पर भीख मांगते नजर आओगे। रंगा गुर्राया, चुप कर, मैं तुझे चीर कर फेंक दूंगा। हुरैरी के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। बोली, नहीं रंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम तो इतने अरसे में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। रंगा एकदम तैश में आ गया। उसने हुरैरी को 3-4 ठोकरें रसीद कर दी। हुरैरी हर ठोकर पर कराहती जरूर थी, लेकिन वो चीखी एक मर्तबा भी नहीं। उसे इस तरह पिटते देखकर मैंने एक मर्तबा अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसके दूसरे साथी ने चाकू की नोक मेरी गर्दन से लगा दी। इस तरह मैं बेबस होकर रह गया। रंगा बोला, तुम्हारी बातों से पता चल गया है कि वो हरामी टैडी भी तुम लोगों से मिला हुआ है। हेरोइन वही चुरा कर भागा था। अब तो मैं तुम लोगों से उस थैले के अलावा हेरोइन का बैग भी वसूल करूंगा। हुरैरी बोली, तुम हमसे कुछ भी वसूल नहीं कर सकोगे रंगा। रंगा एक बार फिर हुरैरी को ठोकर मारने के लिए आगे बढ़ा। इस मर्तबा मुझे मौका मिल गया। मैंने बड़ी फुर्ती से अपना एक पैर आगे कर दिया। रंगा का पैर मेरे पैर में उलझा और वो लड़खड़ा गया। उसके साथियों की तवज्जो एक लम्हे को मेरी तरफ से हटी और मैंने इस मौके से पूरा फायदा उठाते हुए अपनी जगह से लोट लगा दी। उस शख्स ने चाकू से हमला किया, लेकिन मैं अपने आप को बचाकर तेजी से खड़ा हो गया और उस मौके से फायदा उठाकर हुरैरी भी उठ खड़ी हुई और बिल्ली की तरह गुर्राती हुई रंगा पर हमलावर हुई। देखते ही देखते गोया यहाँ गदर मच गया। हम सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। रंगा का तीसरा साथी भी लड़ाई में शरीक हो गया था। उसका सीधा हाथ तो अब किसी काम का नहीं रहा था, ताहम वो लातों से काम चलाने की कोशिश कर रहा था। ये हंगामा जारी था कि एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। बस बहुत हो चुका, खत्म करो ये हंगामा।
रंगा छोड़ दो इन्हें वरना गोली मार दूंगी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। ताबिंदा अपने कमरे में खड़ी थी और उसके हाथ में पिस्तौल था। हमारा हंगामा लाउंज में हो रहा था और इस दौरान ताबिंदा ने किसी तरह अपने हाथ पैर खोल लिए थे और वो कहीं से पिस्तौल निकाल कर ले आई थी जिस पर साइलेंसर भी लगा हुआ था। रंगा ने उस वक्त हुरैरी की गर्दन दबोच रखी थी। उसने भी ताबिंदा के हाथ में पिस्तौल देख लिया था, लेकिन उसने हुरैरी की गर्दन नहीं छोड़ी। ताबिंदा आगे आ गई। उसने एक बार फिर रंगा को वार्निंग दी और फिर पिस्तौल ने तो शोर नहीं मचाया, अलबत्ता रंगा चीख उठा। गोली उसकी टांग पर लगी और पिंडली का गोश्त चीरती हुई निकल गई। टांग से खून की धार बह निकली। रंगा ने हुरैरी को छोड़ दिया और जमीन पर गिरकर दोनों हाथों से टांग पकड़ ली। उसके दोनों साथी जोंकों की तरह मुझसे लिपटे हुए थे। रंगा को जख्मी होकर गिरते देखकर वो भी मुझे छोड़कर अलग हट गए और दोनों ने हाथ सरों से बुलंद कर लिए। हुरैरी चंद लम्हे गर्दन सहलाती रही, फिर उसने रंगा को एक दो ठोकरें मारी और अलग हट गई। मैंने भी अपनी शर्ट के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। मैंने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं अगर चाहता तो शुरू ही में तुम तीनों में से किसी एक की खोपड़ी उड़ाकर इस किस्से को खत्म कर देता, लेकिन मैं बिलावजह खून में हाथ नहीं रंगना चाहता। तुम जैसे बेगैरत के लिए इतनी ही सजा काफी है। मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है। तहम हुरैरी अगर तुम्हें कोई सजा देना चाहे तो। हुरैरी बोली, लानत भेजो इस कमजर्फ पर। उसने रंगा के मुंह पर थूक दिया। इसके लिए इतनी ही सजा काफी है। अगर आइंदा इसने कोई ऐसी हरकत की तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तुम दोनों, वो उसके साथियों की तरफ मुतवज्जे हुई, अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो इसका साथ छोड़ दो। ये इस काबिल नहीं है कि इसकी खातिर अपने आप को जलील करवाया जाए। अब इसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। रंगा की अजीब कैफियत थी। इस जिल्लत और रुसवाई से उसका चेहरा कुछ और स्याह हो गया था। वो खूंखार नजरों से कभी हुरैरी और कभी मेरी तरफ देख रहा था। उसके एक साथी ने उसे सहारा देकर उठाया। हुरैरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात और जहन में रखना रंगा, खानम ताबिंदा एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ औरत है। यहाँ आकर तुमने गलती की है और ये पहली गलती थी, इसलिए तुम्हें माफ कर दिया गया है। लेकिन आइंदा अगर तुम इस कोठी के आसपास भी देखे गए तो तुम्हारी लाश ही वापस जाएगी। अब तुम्हें इस तरफ का रास्ता भी भूल जाना चाहिए। ये बदमाशी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे धंधे तो अपने जोरे बाजू पर किए जाते हैं, दूसरों के बलबूते पर नहीं। दूसरे अब तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं और जो रह गए हैं उनका हशर तुम देख चुके हो। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि ये सारे धंधे छोड़कर माहीगीरी शुरू कर दो। वैसे भी इस धंधे में तुम्हारे लिए खतरात बढ़ गए हैं। हमने वो हीरोइन तहरीमी को वापस कर दी है और तहरीमी तुम्हारे पीछे लग चुका है। उससे बचने की कोशिश करना। अब तुम जा सकते हो। रंगा खूंखार नजरों से हुरैरी की तरफ देख रहा था। उसके दोनों साथी उसे सहारा देकर लाउंज वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे ही था। वो गेट से बाहर निकलकर गली में दाईं तरफ मुड़ गए। उनकी गाड़ी शायद मोड़ पर किसी जगह खड़ी थी। मैंने गेट बंद कर दिया और वापस आ गया। बरामदे वाला दरवाजा भी बंद कर दिया। हुरैरी और ताबिंदा लाउंज में मौजूद थी। ताबिंदा की हालत खासी अबतर थी। मैंने अंदाजा लगाया कि हमारे आने से पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उस वक्त 2 बजने वाले थे। ताबिंदा हुरैरी को लेकर अपने कमरे में चली गई और बाथरूम में घुसकर खराशों पर लोशन वगैरह लगाने लगी। मेरा हुलिया भी अबतर हो रहा था। मैं अपने कमरे में जाने के लिए सोफे से उठना ही चाहता था कि फोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज बम के धमाके से कम साबित नहीं हुई। मैंने उठकर रिसीवर उठा लिया। हेलो के जवाब में टेडी की आवाज सुनाई दी तो मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या बात है टेडी, खैरियत? फोन की घंटी की आवाज सुनकर ताबिंदा और हुरैरी भी बाहर आकर दरवाजे के करीब रुक गईं और दोनों उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। टेडी बोला, मैं चंद मिनट पहले इलाके में पहुंचा हूं और यहाँ आते ही पता चला है कि रंगा 2 आदमियों के साथ तुम्हारी तरफ गया है। उसे किसी तरह ताबिंदा की कोठी का पता चल गया था। वो शायद पहुंचने ही वाला होगा। मैं भी यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, घबराना मत वाजा। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है टेडी। टेडी बोला, उनके इरादे खतरनाक हैं वाजा। तुम रंगा को नहीं समझते, वो बहुत कमीना आदमी है। मैंने कहा, वो अपनी कमीनगी के साथ वापस जा चुका है और अब इलाके में पहुंचने ही वाला होगा। और फिर मैं उसे तफसील से बताने लगा कि यहाँ क्या कुछ हो चुका है। टेडी बोला, ठीक है वाजा, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। वो जवान का बच्चा आ जाए तो हम भी उससे 2 बात कर लूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया। मैंने रिसीवर रख दिया और हुरैरी और ताबिंदा को टेडी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताने लगा। वो दोनों फिर कमरे में घुस गईं और मैं भी अपने कमरे में आकर चोटों का जायजा लेने लगा। आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला तो हुरैरी लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी। वो कपड़े बदल चुकी थी और अपना हुलिया दुरुस्त कर चुकी थी। रंगा ने उसकी अच्छी खासी पिटाई की थी। उसे शायद कुछ अंदरूनी चोटें लगी थी। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। ताबिंदा किचन में थी। चंद मिनट के बाद वो चाय बनाकर ले आई। कप मेज पर रखने के बाद वो दर्द रफा करने वाली एक गोली और पानी का गिलास भी ले आई।
उसने गोली हुरैरी को खिला दी और फिर चाय की चुस्कियों के साथ हम आज के इस वाक़े पर तबसरा करने लगे। मैंने कहा, अब हमें मोहतात रहने की जरूरत होगी। रंगा दोबारा भी कोई ओछी हरकत करने की कोशिश करेगा। हुरैरी बोली, मेरा ख्याल है नहीं। मैं उसे अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वो अपने से कमतर लोगों पर तो जुल्म कर सकता है, लेकिन बराबर के लोगों का सामना नहीं कर सकता। उसके आदमी भी उसका साथ छोड़ चुके हैं। जो एक दो रह गए हैं वो भी भाग जाएंगे। यहाँ से वो पिट कर गया है, दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा। यहाँ उसकी इज्जत अफजाई में जो कसर रह गई है वो टेडी पूरी कर देगा। और फिर तहरीमी भी मौजूद है। हमारे मंसूबे के मुताबिक तहरीमी के साथ भी अब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। वो यकीनन हम पर शुबा करेगा, लेकिन अब हम बड़ी आसानी से उसके शुबे का रुख रंगा की तरफ मोड़ सकेंगे। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, वो कैसे? हुरैरी बोली, यहाँ होने वाला रंगा का हंगामा हमारे काम आएगा। हमने रात 12:30 बजे के करीब तहरीमी से डीलिंग की थी। हमारे मंसूबे के मुताबिक 1 और 1:30 बजे के दरमियान उस पर हमला हुआ होगा और ठीक उसी वक्त रंगा यहाँ मौजूद था, लेकिन अपने इलाके से बाहर था। वो जख्मी हालत में वापस गया है। हम बड़ी आसानी से तहरीमी को बावर करवा सकते हैं कि उस पर हमला रंगा ने किया था। हमलावर पार्टी में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो रंगा की पार्टी में रह चुके हैं। उनमें एक आध अगर मारा भी गया तो तहरीमी उसे शनाख्त कर लेगा, और अगर कोई पकड़ा गया होगा तो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक वो रंगा ही का नाम लेगा। हम पर कोई हर्फ नहीं आएगा। मैं हुरैरी की तरफ देख रहा था। चेहरे से कितनी मासूम और भोली भाली लगती थी, लेकिन उसका जहन बहुत दूर की कौड़ी लाया था। उसने जिस तरह मंसूबा बनाया था और फिर उस नई कहानी के ताने बाने बुने थे, ये उसकी जहानत का सबूत था। और फिर ये बात भी थी कि उसने जिंदगी किसी पर्दानशीन औरत की तरह घर बैठ कर नहीं गुजारी थी। वो बचपन ही से इब्तिला का शिकार रही थी। उसने बड़ी कठिन जिंदगी गुजारी थी। जिंदगी के नशेबो फराज को बहुत करीब से देखा था। इस छोटी सी उम्र में वो जिंदगी के जिन संगीन तजुर्बात से गुजरी थी, उसकी मेरे सामने कोई और मिसाल नहीं थी। और ये उन संगीन तजुर्बात का ही नतीजा थी कि वो इस गिरोह की कमान संभाले हुए थी, जिसने उसके बाप को मौत के घाट उतार दिया। ईरान की जो सूरत हाल थी वो किसी से पोशीदा नहीं थी। बड़े बड़े तुर्रम खान या तो तायब हो चुके थे या मुल्क छोड़कर भाग गए थे। किसी मामूली से जुर्म का तसव्वुर ही दहला कर रख देता था। इस मैदान में जो लोग रह गए थे वो वाकई बड़े दिल गुर्दे वाले थे, और उनमें एक नाजुक हसीन लड़की जिस तरह गैर कानूनी सरगर्मियों में मसरूफ थी, उस पर वाकई दाद देने को दिल चाहता था। बहरहाल उस वक्त भी उसने जो प्लानिंग की थी बहुत उम्दा थी। उस वक्त टेडी की जो कॉल आई थी वो हमारे लिए गैर मुतवक्के थी। हमें जिस कॉल का इंतजार था वो 4 बजे के करीब मुतवक्के थी, और इसलिए हम जाग रहे थे। हमें टेडी के फोन से ये तो मालूम हो गया था कि रंगा को किसी तरह ताबिंदा की कोठी का पता चल गया था, और वो अपने 2 आदमियों को लेकर चढ़ दौड़ा था। इससे पहले भी हमें टेडी ही के तवस्सुत से उसके बारे में रिपोर्टें मिलती रहती थीं। अपने गिरोह में फूट पड़ जाने से रंगा बुरी तरह बदहवास था, और जब हुरैरी भी उसे छोड़कर गायब हो गई तो वो उसकी तलाश में पूरे शहर में पागल कुत्ते की तरह भागता फिरता था। हुरैरी खाली हाथ जाती तो शायद उसे ज्यादा अफसोस न होता। वो तो जेवरात का वो थैला भी साथ ले आई थी जो मैंने रंगा के पास अमानत के तौर पर रखवाया था, और उसे ज्यादा जरूरत उस थैले की थी। उसका ख्याल था कि वो हमें डरा धमका कर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, लेकिन जिस तरह उसे हजीमत उठानी पड़ी उसका तो शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। ताबिंदा बता रही थी कि हमारे आने से तकरीबन आधा घंटा पहले कॉल बेल बजी थी। वो मुलाजिमा को छुट्टी देकर उसके सर्वेंट क्वार्टर में भेज चुकी थी। ताबिंदा खुद ही गेट खोलने चली गई। गेट खोलते ही पहले रंगा धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ और चाकू की नोक उसके सीने से लगा दी, और फिर उसके दोनों साथी भी अंदर आ गए। वो ताबिंदा से पहले हमारे बारे में पूछते रहे, फिर जेवरात वाले थैले के बारे में दरियाफ्त करने लगे, जिसके लिए उन्होंने ताबिंदा पर तशद्दुद भी किया। फिर उसे बांधकर बेड पर डाल दिया और घर की तलाशी लेने लगे, लेकिन उन्हें मतलूबा चीज नहीं मिली। इस दौरान हम भी पहुंच गए। हम बातें कर रहे थे कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। 3:30 बज रहे थे। मैंने जल्दी से उठकर रिसीवर उठा लिया। वो टेडी ही की कॉल थी। मेरी आवाज सुनते ही बोला, मुबारक हो बाजा, मिशन कामयाब रहा। मैंने कहा, तफसील से बताऊं। टेडी बोला, हमारे आदमियों ने तहरीमी को उसकी कोठी से जरा पहले घेर लिया था। फायरिंग का तबादला जारी था कि रेंजर्स की एक पेट्रोलिंग गाड़ी भी वहां पहुंच गई। इस तरह तहरीमी की गाड़ी दोनों तरफ से घेरे में आ गई। तहरीमी ने बैग उठाकर भागने की कोशिश की तो एक गोली उसकी टांग में लगी। वो बैग फेंक कर तारीकी में गायब हो गया। इस हंगामे में हमारा एक आदमी मारा गया और एक तहरीमी की पार्टी का। हमारे बाकी आदमी फरार होने में कामयाब हो गए। रजिया और तहरीमी का एक और आदमी भागने की कोशिश में जख्मी होकर पकड़ा गया है। हेरोइन वाला बैग भी रेंजर्स के कब्जे में आ चुका है। मैंने कहा, हमारा जो आदमी मारा गया है वो कौन था? टेडी ने कहा, कालू। परेशान होने की जरूरत नहीं है बाजा, अगर उसकी शनाख्त हो भी गई तो पुलिस रंगा के पीछे लगेगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा।
मैंने कहा, बेहतर होगा कि तुम लोग चंद रोज के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम्हारा ताल्लुक भी रंगा से रहा है, ऐसा ना हो कि तुम लोग भी इस लपेट में आ जाओ। टेडी बोला, अपनी फिक्र मत करो वाजा, हम लोग पुलिस के हाथ नहीं लगेगा, तुम लोग अपना ख्याल रखो। सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं रिसीवर रख कर अपनी जगह पर बैठ गया। ताबिंदा मेरे सामने थी। मैं उन्हें टेडी से हासिल होने वाली तफसील से आगाह करने लगा। मैंने आखिर में कहा, और सब कुछ तो हमारे मंसूबे के मुताबिक हुआ है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। हुरैरी बोली, वो क्या? मैंने कहा, रजिया पकड़ी गई है। वो मेरी पुरानी हरीफ है, मेरे बारे में सब कुछ जानती है, बल्कि हकीकत यह है कि मुझे इस लाइन में लाने वाली भी वही है। वो पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बता देगी। हुरैरी बोली, लेकिन इस ठिकाने का तो उसे पता नहीं है ना। मैंने कहा, तुम रंगा को भूल रही हो। कालू की शनाख्त के बाद पुलिस रंगा तक जरूर पहुंचेगी, और रंगा को हमने जलील करके यहाँ से भेजा है। वो पुलिस को यहाँ का रास्ता दिखा देगा। हुरैरी उछल पड़ी। ओ, ताबिंदा की आंखों में भी तशवीश उभर आई। वो चंद लम्हे बारी बारी हम दोनों की तरफ देखती रही, फिर एक झटके से उठ गई। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, जल्दी करो, अपनी जरूरी चीजें समेटो और चलने के लिए तैयार हो जाओ। हुरैरी ने मेरी तरफ देखा और हम फौरन ही उठ गए। आधे घंटे में हम तैयार हो गए। ताबिंदा ने कोठी के अकबी हिस्से में वाक़े सर्वेंट क्वार्टर में जाकर मुलाजिमा को जगा दिया। आयशा कई साल से ताबिंदा के पास काम कर रही थी और हर लिहाज से काबिल एतमाद थी। ताबिंदा ने उसे चंद जरूरी बातें समझा दी और हम बाहर आकर कार में बैठ गए। ड्राइविंग सीट ताबिंदा ने संभाल ली थी। हुरैरी और मैं पिछली सीट पर बैठ गए। कार गलियों से निकलकर मेन रोड पर दौड़ने लगी। कार की सीट अगरचे काफी कुशादा थी, लेकिन हुरैरी मेरे साथ जुड़कर बैठी थी। 5:30 बजने वाले थे। दिन का उजाला फैलने लगा था। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई नॉर्थ नाजिमाबाद के ब्लॉक आई में दाखिल होकर एक बंगले के सामने रुक गई। रास्ते में न तो हुरैरी ने ताबिंदा से कुछ पूछा और न ही मैंने। ये बंगला भी 600 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल था। ताबिंदा के कहने के मुताबिक मैंने कार से उतरकर गेट के साथ कॉल बेल का बटन दबा दिया। 3 मरतबा बेल बजाने और 5 मिनट इंतजार के बाद गेट का जेली दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर निकला। उसने सिर्फ पाजामा और बनियान पहन रखी थी। वो नागवार सी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, जी जी, कौन है आप, किससे मिलना है? मैंने कार की तरफ इशारा किया। कार में ताबिंदा को देखकर वो उछल पड़ा। वो बोला, मोहतरम आप गेट खोल दीजिए, मैं अभी आता हूँ। वो कहते हुए अंदर भाग गया। मैंने अंदर से कुंडा हटाकर गेट खोल दिया। कार अंदर दाखिल होने के बाद मैंने गेट बंद कर दिया और जब पोर्च के करीब पहुंचा तो ताबिंदा और हुरैरी कार से उतर रही थी और तकरीबन उसी वक्त वो आदमी भी बरामदे वाले दरवाजे से बाहर आ गया। उसने कुर्ता पहन लिया था। बोला, मैडम आप मुझे इत्तला कर देती, खैरियत तो है ना? मेरा मतलब है सुबह सवेरे। ताबिंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो खैरियत है अशरफ साहब, हम बिन बुलाए मेहमान हैं, लेकिन आपको हमारी मेजबानी तो करनी पड़ेगी। अशरफ ने कहा, ज़हे नसीब, आप अंदर तशरीफ लाइए ना। हम लोग अंदर आ गए। घर मुनासिब फर्नीचर और मुनासिब तरीके से आरास्ता था। अशरफ हमें बिठाकर बावर्ची खाने में घुस गया। हम लोग सोफों पर बैठे इधर उधर देखते रहे। ताबिंदा बता रही थी कि अशरफ उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का जनरल मैनेजर है जो उसके शौहर के वक्त से काम कर रहा है। वो निहायत शरीफ और काबिल भरोसा आदमी है। शौहर के इंतकाल के कुछ ही अरसे के बाद ताबिंदा ने उसे जनरल मैनेजर बनाकर सारा काम उसी को सौंप दिया था। ये कोठी भी ताबिंदा ही की मिल्कियत थी जो किराए के बगैर अशरफ को रिहाइश के लिए दे दी गई थी। अशरफ की फैमिली 1 महीने से इंडिया गई हुई थी और मजीद 2 महीनों तक उनकी वापसी की तवक्को नहीं थी। अशरफ चाय बनाकर ले आया। वो हमारे सामने बिछा जा रहा था। चाय पीने के दौरान ही ताबिंदा ने उसे बता दिया कि हम लोग चंद रोज यहाँ रहेंगे और किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अशरफ सारी बात समझ गया। हम 1 हफ्ता अशरफ की कोठी में रहे। इस दौरान टेलीफोन पर टेडी से भी हमारा राब्ता रहा था और अशरफ के जरिए कोठी के बारे में भी मालूमात हासिल होती रही थी।